ठीक, नाउ लेट्स जस्ट बिगिन सीएसएस। सीएसएस बेसिकली इससे पहले हमने एचटीएमएल पढ़ी थी। एचटीएमएल हम कहते हैं इज प्राइमरी यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग द डेटा। सीएसएस हम इस्तेमाल करते हैं उस डेटा को डिजाइन देने के लिए, उस डेटा को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तब्दील करने के लिए। इससे पहले हमें डेटा तो नजर आ रहा है लेकिन वो सादा ब्लैक एंड व्हाइट एक सिंपल सा फॉर्म में। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मींस इट हैज अ ग्राफिकल इंटरफेस दैट यूजर कैन इंटरैक्ट विद। तो सीएसएस के थ्रू हम जीयूआई देते हैं या यूजर इंटरफेस को एक ग्राफिकल एस्पेक्ट, एक डिजाइन के थ्रू उसी वेब पेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एचटीएमएल से सिर्फ हमने डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं। CSS cascading style sheet, this was introduced so that you can design your web pages in a very interactive and beautiful manner. ठीक, CSS को हम इस्तेमाल करते हैं HTML के ऊपर और HTML के साथ, इन अदर वर्ड्स। ठीक, HTML बता दे खुद एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, CSS भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। CSS इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। CSS पे काम करने के लिए आपको HTML दरकार है ही है। तो ऐसा नहीं कि हमने HTML का कोर्स खत्म किया, जो चीजें हमने HTML अभी तक नहीं की, फॉर एग्जांपल div टैग्स, मेजर चीजें हमने अभी नहीं की, वजह ये कि अब इसको हम CSS के थ्रू कवर करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे और फ्रेम्स हैं, लेआउट्स हैं, आई फ्रेम्स हैं HTML के, वो भी हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किए। वो लेआउट्स जो है वो एक्चुअली फिर हम CSS के थ्रू एक्चुअल में फिर उनको डिव्स बना के सेट किया जाता है। तो कुछ चीजें और HTML की जो भी हम CSS के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। ओके, so CSS allows us to basically control the design of our web page, but that design is again dependent on HTML। ये चीज एक और याद रखनी है कि यार CSS से HTML खत्म नहीं होती, CSS HTML के ऊपर काम करती है। HTML होगी तो CSS आएगा, अगर आपने HTML नहीं की तो CSS इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है। C++ इंडिपेंडेंटली काम करती है, जावा इंडिपेंडेंटली काम करती है, पाइथन इंडिपेंडेंटली काम करती है, HTML इंडिपेंडेंटली काम करती है। CSS इंडिपेंडेंट नहीं, CSS के लिए आपको HTML चाहिए ही चाहिए। CSS आप इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्टाइल्स टू योर HTML कंटेंट, सिंपली एज दैट। क्योंकि उसका काम है कि यार HTML को उठाओ, उसको डिजाइन करो। तो जब HTML नहीं होगी तो भाईजान CSS किसी काम की नहीं रहेगी, पहली चीज। अब CSS में काम करने के तीन तरीके हमारे पास, एक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, CSS यूज हमने कहा डिजाइनिंग के लिए करते हैं। इसका जो मेजर सेकंड एडवांटेज आता है जब हम इन तीन में से एक टाइप यूज करते हैं, एक्सटर्नल CSS। ठीक, मैंने कहा तीन टाइप के, मैं तीनों भी एक्सप्लेन करता हूं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन आपकी टैग के साथ लिखी जाती है, एग्जांपल में देता हूं। इंटरनल एक ही पेज पे आती है। एक्सटर्नल जो है एक्चुअल में CSS का जो पावर है वो एक्सटर्नल CSS के थ्रू आती है। CSS का सबसे मेजर पावर ये कि अभी हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई। ठीक, हमने सिंपल सी एक CV वाली वेबसाइट बनाई, अपने प्रोजेक्ट वाली बनाई। अब इसी प्रोजेक्ट पे मुझे इसका बैकग्राउंड देना है, मुझे मेन्यूज को प्रॉपर मेन्यू के सूरत में, बटन की सूरत में दिखाना है, मैं CSS का इस्तेमाल करूंगा। मैंने हेडिंग, लोगोस, आइकॉन्स, प्लेसमेंट, इसको प्रोफेशनल वेबसाइट का लुक आना चाहिए, मुझे CSS पर। डेटा में कोई तब्दीली नहीं होगी। रिमेंबर, CSS डज नॉट चेंज योर डेटा, CSS ओनली डिजाइन्स द यूजर इंटरफेस। सिर्फ आपके जो यूजर को इंटरफेस नजर आएगा उसकी खूबसूरती पे काम करता है। CSS का सबसे बड़ा जो पावर यही है कि वो आपके डेटा के साथ नहीं छेड़ेगा। इसीलिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा हम HTML के अंदर देंगे, उसकी डिजाइनिंग CSS से करेंगे। तो अभी तक जो दो वेबसाइट्स हमने बनाई उनको हमने सिंपल HTML से बनाया, अब उन्हीं को हम CSS पे ले जाएंगे। अब उसमें जो एक सबसे बड़ा इशू आया कि हमने 6 से 8 पेजेस बनाए। अगर लैप टास्क वाले किए तो मेरे हिसाब से 18 पेजेस बनने चाहिए HTML के टास्क पे। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, सिंपल सा है, यार व्हाइट बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, कलर चेंज करो, ब्लू कर दो। मैंने कहा ठीक है, बाजार तो हमें बॉडी के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर का एक टैग दें। प्रॉब्लम ये कि ये 18 दफा मुझे देना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं यार ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, इसको लाइट ब्लू कर दो। अब आपको 18 फाइलों में जाके लाइट ब्लू लाइट ब्लू लाइट ब्लू करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं यार लाइट ब्लू मजा नहीं कर रहा, ऐसा करो कलर हटा ही दो, व्हाइट ही सही था। फिर दोबारा 18 में गए, बिकॉज मैं कस्टमर हूं, मैंने प्रोजेक्ट बनाने को आपको दिया, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक, आपको एज अ फ्रीलांस डेवलपर है, आपको प्रोजेक्ट मिला, यू हैव टू डू दैट टास्क। तो अब जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, आपको पैसा मैंने देना है, तो आपने मजबूरी उठानी है। हाँ भाई जी सर। तो मैंने कहा नहीं यार, अब इसका मतलब ये कि सिर्फ कलर चेंज करने के लिए आपको 18 पेजेस में जाना पड़ा, हर पेज में जाके कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस हो गए,
इशू समझ आया? इसी तरीके से टेक्स्ट फॉन्ट हमने बड़ा किया, लेकिन यार फॉन्ट थोड़ा छोटा करो। अब यार हेडिंग है, एक जगह छोटा नहीं होगा, 100 पेजेस में छोटा होना है मनुष्य, तो इसको सेंटर पे कर दो। एक जगह थोड़ी होगा सर 100 पेजेस में सेंटर पे होगा, नहीं सेंटर पे अच्छा नहीं लगा, उसको वापस लेफ्ट पे करो। समटाइम्स कुछ ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं। सो दीज चेंजेस अकर, माइनर चेंजेस। डिजाइनिंग कंटेंट हो, ये टाइटल तो हजार सी बात है। अगर मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल पिज्जा की, मैंने पिज्जा की वेबसाइट आपसे बनवानी है, आगे एग्जांपल्स में इसका है प्रोजेक्ट। तो पिज्जा की वेबसाइट में मैंने कहा अब बाकी होगा तो पिज्जा का नाम ही वही, ज़ीशान पिज्जा हाउस। ठीक है, नाम को तो मैं तब्दील नहीं कर सकता, फॉन्ट में वो तब्दील कर सकता हूँ, कलर तब्दील कर सकता हूँ, फॉन्ट की साइज, अलाइनमेंट, ये डिजाइनिंग चीजें कहलाती है। सो माय कस्टमर कैन बी, वो नॉर्मल बंदा है, उसको टेक्निकली कुछ नहीं पता, उसके हिसाब से आपने बटन दबाना है, कलर चेंज हो जाना है। कलर ब्लू करो ना, ब्लू अच्छा नहीं लगा, ग्रीन करो। उसको क्या पता पीछे हमें 100 पेजेस भी चेंज करने पड़ेंगे। सो दिस इज वेयर CSS comes into account. CSS, external CSS allows us to have one single design sheet. कि आप जितनी भी डिजाइनिंग है ना, वो एक जगह से करो, एक शीट में डिजाइन डाल दो। 100 पेजेस हो, 1000 पेजेस हो, 1,00,000 पेजेस हो, उन तमाम 1,00,000 पेजेस को वो एक सिंगल डिजाइन शीट कंट्रोल करेगी। उस सिंगल डिजाइन में जाके बोलो कि हेडिंग 1 जो है उसका फॉन्ट आप 12 से 14 कर दो, सिर्फ इतना बताओगे, वो 1,00,000 पेज अपडेट हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है ना, कोई मसला नहीं है। हम CSS की स्टाइल में गए, सिर्फ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में जाके उसका कलर ब्लू से लाइट ब्लू कर दिया, ऑटोमेटिकली 1,00,000 पेजेस अपडेट हो गए। That becomes the major advantage of using CSS. डिजाइनिंग तो है ही है, डिजाइनिंग तो है ही है, क्योंकि HTML खूबसूरती नहीं प्रोवाइड करती, हम करते भी नहीं, हम स्ट्रक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट CSS डिजाइनिंग उसका एक मेजर पिलर है ही है, उस पर हम ज्यादा बहस ही नहीं कर रहे, बनाती है भाई। लेकिन इसका मेजर एडवांटेज ये आता है कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स द डिजाइन फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट ऑफ एंटायर वेबसाइट, चाहे 100 पेजेस हो, चाहे 1,00,000 पेजेस हो। सिर्फ एक क्लिक से, एक वैल्यू चेंज करने से मैं अपनी 100 के 100 पेजेस को अपडेट कर देता हूँ। दैट्स व्हाई CSS हैज नाउ बिकम एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड पॉपुलर। कि भाई CSS करनी आपको इस वजह से है क्योंकि एक तो सारी डिजाइनिंग उससे, और ज्यों-ज्यों आपकी वेबसाइट के कंटेंट बढ़ते चले जाएंगे, आपके पेजेस बढ़ते गए, अब डिजाइन तब्दील करना है, मॉडिफाई करना है, तो बजाय कि मैं एक एक पेज पे जाके अलग करूं, मैं एक सेंट्रल जगह से अप्लाई कर दूंगा, मेरा डिजाइन हो। तो ये 2 मेजर हमारे पास एडवांटेज है। ठीक है, अब CSS यूज कैसे की जाती है, मैंने 3 तरीके बताए, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये 3 तरीके हमारे पास यूज करने के। एक कहलाता है इनलाइन CSS, एक मिनट, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक, ये 3 टाइप्स के हमारे पास इस्तेमाल होती है। ओके, पहले आ जाते हैं इनलाइन CSS के एग्जांपल के ऊपर। तो मैं अपनी लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, ओपन कर लेते हैं फाइल, ओपन पेज, and let me go inside the folder that we had created, new folder BSIT evening। इसमें फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट 1 खोल लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल सी एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाया था, यहां पे मेरा कोड आ गया, मैं इसको भी उठा के डिस्प्ले करा देता हूं यहां पे। Okay, and let me just kill this to a certain extent ताकि आपको ये थोड़ा सा कोड हमारे पास पढ़ने में आ गया। ठीक है जी, सो बेसिक हमने लास्ट टाइम ये पेज बनाया था। अब मुझे इसका जो टाइटल है उसका कलर, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है। आई वुड बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड इनलाइन CSS। तो यहां पर आ गए, हेडिंग 1 हमने दिया था वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी के हेडिंग। इस H1 के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था अलाइन सेंटर का, जिसकी वजह से सेंटर अलाइनमेंट हो गई थी। ठीक है, मैं इसमें क्या देता हूं, अब मुझे देना है स्टाइल। तो मैंने इस H1 को किया अलग, यहां पे एक टैग लिखा STYLE स्टाइल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और कोटेशन स्टार्ट कोटेशन क्लोज। ठीक, दिस इज इनसाइड योर H1। अब फॉर सिंप्लिसिटी से लेट मी रिमूव दिस अलाइन ताकि आपको बात थोड़ी सी क्लियर समझ में आ जाए, और इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। चलें जी,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास H1 का टैग आ गया। H1 का टैग हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे खत्म किया। इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया स्टाइल का। ये HTML का एट्रीब्यूट है। HTML का एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि भाईजान हम CSS इस्तेमाल करने जा रहे हैं। CSS कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहां पे आ गए, मैंने सिंपली लिखा भाईजान कलर कॉलन फॉर एग्जांपल रेड कर दूं, कंट्रोल एस, टेक्स्ट मेरा रेड हो गया। ठीक है, मैं पैराग्राफ पर आ गया, मैंने कहा इस पैराग्राफ का कलर भी मुझे तब्दील करना है, जो मैंने नेम लिखा था मैंने यहां पे आके लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क्स। इसके अंदर अब हम क्या लिखेंगे, CSS में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कलर, और कलर इज इक्वल टू हम कर देते हैं ब्लू। जैसे ब्लू लिखा तो ब्लू के नाम से बहुत सारी चीजें आ गई, कंट्रोल एस कर देते हैं, और ठीक है, ये हमारे पास इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि अच्छा इसमें HR दिया हुआ है। यहाँ पे हम स्टाइल में आ जाते हैं, इधर इसको भी हम कलर दे देते हैं, और इसका कलर नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एक्वा कर देते हैं, कंट्रोल एस, तो ये एक्वा हो गया। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर हेडिंग 1 था तो उसने पैराग्राफ का तो चेंज किया, हेडिंग की अलग अपनी एक प्रायोरिटी है तो उसने हेडिंग को टेम्पर नहीं किया, तो मुझे हेडिंग के अंदर एक्चुअली कलर लगाना था तो मैंने हेडिंग के अंदर कलर लगा दिया, पैराग्राफ आ गया। अब अगर हेडिंग से बाहर में लिख रहा हूं दिस इज माई पैराग्राफ, कंट्रोल एस, तो दिस इज माई पैराग्राफ यहाँ पे अलग से आ गया। ओके जी, तो हमने यहाँ पे कह दिया यार मेरे पास कलर जो है तुम एक्वा कर दो। दिस इज नोन एज इनलाइन CSS, सिंपली एज दैट। जो CSS हम HTML टैग के साथ लिखते हैं उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। CSS क्या हुई, ये चीज कॉलन और उसकी वैल्यू। CSS क्या हुई, ये कलर, ये उसका कॉलन, ये उसकी वैल्यू। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी कॉलन इट्स वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन इट्स वैल्यू। इफ आई कम बैक हियर, तो CSS का जो सिंटेक्स है टेक्निकली वो क्या है, प्रॉपर्टी कॉलन एंड वैल्यू। दरअसल CSS का ये सिंटेक्स है, चाहे आप इनलाइन कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं या एक्सटर्नल पे जाएं, बेसिक CSS का ये सिंटेक्स है। आपको जैसे HTML में मैंने कहा ना, HTML हम क्या टैग यूज करते हैं, CSS भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज का कुछ एक दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, मैंने कहा 3 तरीके हैं, मैं तीनों पे बारी बारी आता हूं। ये तरीके हैं इस्तेमाल करने के। CSS बजाते खुद क्या है, प्रॉपर्टीज, कॉलन लगाया, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दी, बस CSS इतनी सी है। CSS बाजार इतनी सी है, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न है, डिफिकल्ट टू मास्टर है। सीखना आसान है, उस पर अबूर हासिल करना टाइम लेती है, क्योंकि खूबसूरती और डिजाइनिंग जो है ना ये आर्ट की फॉर्म में, तो ये एक दो चीजों से नहीं आती, आपको समझ नहीं पड़ती कि यार ये आर्ट को मैं अबूर कैसे करूं। सीखने के लिए क्या है कि भाईजान CSS को इस्तेमाल करने का फंडा वेरी सिंपल, प्रॉपर्टी है, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू, बस। अब जो भी डिजाइन आपको लगाना है, एवरी सिंगल डिजाइन यही सिंटेक्स है, उस डिजाइन का नाम होगा जिसको CSS की जबान में हम प्रॉपर्टी कहते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड इमेज देनी है, मार्जिन ऐड करना है, पैडिंग्स ऐड करनी है, डेकोरेशंस देने हैं, एवरी सिंगल थिंग प्रॉपर्टी है CSS में। जिससे डिफरेंट स्टाइल्स आएंगे, सब प्रॉपर्टी के नाम से पहचाने जाएंगे। प्रॉपर्टी कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दे दी, भाई ये उसकी वैल्यू, बस। CSS टोटल हमारी क्लास, CSS भी इतनी सी है। बात अगर समझ में आई कि यार मैंने स्टाइल लगाना है, स्टाइल लगाने का क्या तरीका है, प्रॉपर्टी है, कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टीज। अब हमें देखनी है यार कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। यहां पे मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज की है, कॉलर की। यहां सिर्फ एक प्रॉपर्टी अभी यूज की है कि भाईजान इस टेक्स्ट का कलर चेंज, एक्सक्यूज मी, इसका कलर चेंज करो। कहा ठीक है। अभी मैंने कहा यार अच्छा एक काम ये करते हैं, ये जो रेड कर दिया ना इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दो। तो अब हम वापस स्टाइल में आएंगे, मैंने एक प्रॉपर्टी दी है कलर, कॉलन रेड। अब इस रेड के बाद मैं दूंगा सेमी कॉलन, ठीक। सेमी कॉलन देने के बाद हम इसको कहेंगे भाईजान अब तुम करो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ग्रे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलो तो बैकग्राउंड ग्रे हो गया। नाउ व्हाट आई डिड, नाउ आई अप्लाइड सेकंड प्रॉपर्टी।
नाउ व्हाट आई डिड, अब मैंने सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई। अब सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने का क्या तरीका, रूल वही, प्रॉपर्टी का नेम आ गया, कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब जो भी डिजाइनिंग आपके जहन में आ रही है उसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे हमने कहा HTML में क्या है, टैग है, बस टैग स्टार्ट, टैग एंड, HTML खलास। फिर जो ऑपरेशन करना है टैग के नाम याद रखना है, कहीं टेबल है, कहीं TR है, कहीं टेबल डेटा है, यूज कैसे करना है बस, बाकी वही टैग स्ट्रक्चर। लिंक लगाना है, A टैग आएगा, इमेज है, इमेज टैग आएगा, ठीक। लिस्ट बनानी है तो UL आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL आएगा, टैग है सारे। CSS में भी वही कॉन्सेप्ट, यूज करने का तरीका वो, इसीलिए अमेजिंग है ये चीज। कोई एरर नहीं, कोई कंपाइल टाइम नहीं, कोई इशू नहीं, कोई भाईजान ने एतराजात नहीं उठाने, कोई मसला नहीं है। डिजाइनिंग गलत हो सकती है, आप ऊपर करना चाह रहे हैं वो नीचे हो गया, आप नीचे करना चाह रहे हैं ऊपर हो गया, लेकिन उसमें कोई एरर नहीं आएगा। जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं मे भी आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो क्योंकि आपने वैल्यू सही ना दी हो, लेकिन एरर कोई नहीं है, ठीक। दैट्स बिकम्स द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSS। बेसिक कॉन्सेप्ट कर, सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे दो CSS स्टाइल यूज की, एक सिंगल इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर दो CSS हमने यूज किए, दो स्टाइल्स यूज किए, एक कलर का, एक बैकग्राउंड कलर का। कलर विल चेंज द फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चेंजेस द बैकग्राउंड कलर। प्रॉपर्टीज दो आ गई। सॉरी, ये CSS का कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये जो सिंटेक्स ही CSS का, इसलिए मैंने कहा ये CSS का सिंटेक्स है, प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू। HTML क्या करता है, HTML जो काम करता है ना एक्चुअली वो इस इक्वल के तहत करता है। HTML में हम एट्रीब्यूट्स देते हैं, ठीक। एट्रीब्यूट्स देने का तरीकेकार ये है कि आप एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। ये HTML का आ गया हमारे पास, ये जो है ना टेक्निकली HTML का तरीका है, जो स्टाइल हमने लिखा है इक्वल HTML में आता है। CSS को पहचानने के लिए क्या, दो कॉलन आएंगे इक्वल की जगह पे। बात वही है, कान को यू पकड़ा यू पकड़ा, फिर इसने कहा कि यार अगर मैंने CSS में भी इक्वल लगा दिया ना तो बात कंफ्यूजिंग हो जाएगी भाई। ऐसी पहले ही कंफ्यूज, इतनी लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है, कौन सी कहां पे, तो दिमाग में बैठेगी नहीं कि ये वाला इक्वल इसका है कि ये वाला इक्वल इसका है। फिर दो दो इक्वल के साइन आ जाएंगे ना तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि बात यहां खत्म हो रही है कि इधर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इधर भी मैं इक्वल लगा दूं तो अब वो बात समझना और मुश्किल हो जाएगी। स्टाइल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू ब्लू, ठीक है ना, तो वो चीज थोड़ा सा सिस्टम के हिसाब से गड़बड़ होने लग गई। तो उन्होंने कहा यार अंग्रेज ने कि भैया ऐसा करो, सीधा सीधा कॉलन लगाओ, बात को थोड़ा अलग करके रखो। तो कॉलन जहां पे आ रहा है वो CSS है, इक्वल जहां पे आ रहा है वो HTML का एट्रीब्यूट है। CSS में लफ्ज हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, HTML में लफ्ज एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। बजाहिर दोनों का मतलब एक ही है, एट्रीब्यूट्स कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, तर्जुमा करोगे खुसूसियात होती है, इजाफी खुसूसियात जिसे हम कहते हैं। HTML के साथ एट्रीब्यूट का लफ्ज जोड़ा गया, जब CSS बनाई गई उसने कहा इधर भी अगर मैं एट्रीब्यूट करूंगा ना तो बात फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो फिर हजरत अंग्रेज ने ना हमारे लिए और आसानी कर देने का, ऐसा करो जहां HTML वहां तुम एट्रीब्यूट लफ्ज यूज करो, जहां CSS वहां पे लफ्ज प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टीज का भी मतलब खुसूसियात हुई, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है ABCD, मेरी एट्रीब्यूट्स क्या है ABCD। टेक्निकली दोनों का तर्जुमा भी एक ही होता है, लेकिन लफ्जों का थोड़ा सा हेरफेर है ताकि बात को वाजे कर सकें। तो wherever we use word attribute, technically we mean we are referring to HTML. Wherever we use word property means we are referring to CSS. Wherever there is equal sign means we are talking about HTML attribute. Wherever there is a colon, हम CSS को यूज कर रहे हैं। सिंपल एज दैट। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन एक दो दफा हम प्रोग्रामिंग करेंगे, हमारे जहन में बैठ जाते हैं अच्छा यार ये CSS जा रही है, HTML जा रही है, कहानी खत्म। फिर इसमें एक और चीज मैंने ऐड कर दी, सेमीकोलन। नाउ सेमीकोलन हम प्रोग्रामिंग में कहां पे क्यों यूज करते हैं, एंड स्टेटमेंट के लिए, ठीक। सेमीकोलन हमें पता है स्टैंडर्ड C में लैंग्वेज में था, C++ में था, जावा में है, आई थिंक पाइथन में भी शायद होता है, ठीक। सेमीकोलन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, रिप्रेजेंट्स एन एंड ऑफ लाइन, कि यहाँ पे एक लाइन खत्म हुई अब दूसरी लाइन शुरू होगी, एक लाइन का कोड उधर खत्म हुआ दूसरा कोड शुरू होगा, एक CSS की प्रॉपर्टी खत्म हुई है अब आगे इससे दूसरी प्रॉपर्टी आने वाली है। तो यहाँ पे सेमीकोलन इंडिकेट ये कर रहा है कि एक प्रॉपर्टी ये है, इसको मैंने किया खत्म, नाउ मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करने जा रहा हूं। अब क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी के बाद तीसरी कोई प्रॉपर्टी है नहीं तो मैंने सेमीकोलन लगाने जहमत नहीं की, मैं लगा भी सकता हूं, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ा सुस्त लोग हैं, मैंने नहीं टाइप किया।
आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अगर वो लास्ट है। अगर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे आके लिख दिया टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, अब इसमें अलाइनमेंट जो है ना मैंने वहां से गायब किया था, मैंने यहां पे आके सेंटर कर देता हूं। अब ये देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुआ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्यों नहीं हुआ? एरर कोई भी नहीं आया। भाईजान ने ये कहा कि यार बैकग्राउंड कलर ग्रे और फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये जुमला बना नहीं मेरे हिसाब से। क्यों नहीं बना? क्योंकि इतने मैंने सेमीकोलन नहीं लाया सी। मैंने कहा ठीक है भाईजान, मैं सेमीकोलन लगा लेता हूं, कोई मसला नहीं है। सेमीकोलन लगाया, टेक्स्ट मेरा सेंटर पे हो गया, चीज सही हो गई। तो सेमीकोलन here indicates end of line. So we can give multiple CSS properties within one line. मल्टीपल हम CSS 10, 12, 15 तक मैं जा सकता हूं, 100 तक जा सकता हूं, ठीक, एक ही टैग के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज खूबसूरत बनाने के लिए हम दे सकते हैं। शर्त से इतना रखना, प्रॉपर्टी कॉलन उसकी वैल्यू, और उसके बाद दूसरा अगर आ रही है तो सेमीकोलन आगे डाल दो, नहीं भी आ रही तब भी सेमीकोलन के आगे डालो, एरर से फ्री हो जाएगी। एरर तो आता नहीं भाईजान, फिर भी आउटपुट मेरे मर्जी के मुताबिक नहीं आएगा। अगेन मैंने सेमीकोलन हटा दिया, कंट्रोल एस किया, बैकग्राउंड भी चला गया, टेक्स्ट भी उधर चला गया, एरर कोई नहीं आया, मेरी मर्जी के मुताबिक आउटपुट नहीं आया। और यही समटाइम्स बड़ा फ्रस्ट्रेट भी करती है। डिजाइनिंग में आगे जब हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स पे जाएंगे तो मुझे मेरे हिसाब से आउटपुट चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो अब हमें ढूंढना पड़ता है कि यार हमने अपने हिसाब से किधर मिस्टेक की है, हमने अपने हिसाब से कहां मिस्टेक की है, क्योंकि मुझे टेक्निकली एरर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली वी विल कम इनटू डिबगिंग लेटर ऑन। सो सेमीकोलन लगा के मैंने फिर एस प्रेस किया, सो दिस बिकम्स स्टाइल 1, स्टाइल 2, ये हमारे पास स्टाइल 3 है। दिस इज नोन एज सिंपल इनलाइन सीएसएस। इनलाइन का मतलब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस टैग के साथ लिखा हुआ है। H1 स्टार्ट किया, फिर स्टाइल एट्रीब्यूट दी, स्टाइल्स बताई, उसकी ब्रैकेट इनवर्टेड कोटेशंस क्लोज हुई, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। H1 का टैग ये पूरा यहां पे कंप्लीट हुआ। मींस ये मैंने एक एक टैग के हिसाब से स्टाइल बता रहा हूं। एक टैग उठाया, उसका स्टाइल बताया, दूसरा टैग उठाया, उसका स्टाइल बताया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, पांचवा उठाया। प्रॉब्लम ये कि मेरी एक बड़ी HTML वेबसाइट के अंदर 100 टैग्स भी हो सकते हैं, मुझे एक एक को बताना पड़ेगा। भाई यार ये तो बड़ा सर का दर्द है यार, फायदा क्या हुआ? ठीक, हमने कहा यार ये बात तो मुनासिब नहीं बैठी। अच्छा बात है, फिर एक काम करो, पूरे पेज को एक साथ ही स्टाइल बता दो। हमने कहा जे बात इस तरह से कोई बात करो तो समझ में आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हेड टैग के अंदर। हम हेड के अंदर आ गए। हेड टैग क्योंकि मेटा डेटा के लिए। क्या हो रहा है? किस पे, इस पे और जूम करूं? ठीक है, तो हम हेड टैग के अंदर आ गए। हेड टैग के अंदर आने के बाद हम एक और यहां पे टैग दे देंगे स्टाइल का। इससे पहले एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे मैंने स्टाइल ऐड किया था, बताने के लिए कि इसमें अब मैं CSS इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं इन लाइन नहीं कर रहा, मैं चाहूंगा कि मैं एक स्टाइल बताऊं और वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए, फिर पेज में जितने भी टैग्स हैं सबके ऊपर वो स्टाइल आ जाए। अच्छा, उसके लिए वही CSS उठा के हमने फेंक दी हेड के अंदर, एक टैग बना दिया अलग से स्टाइल का, और इसके अंदर अब मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल कलर कॉलन OR, या रेड कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, उनके ऑरेंज ही करते हैं। ठीक है, ब्लू कर दिया। ठीक, मैंने इसको किया रिलोड, यहां तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये तो रेड का रेड था। फिर मैं टास्क 2 खोलता हूं। अच्छा, ये तो अभी मैं एक्चुअली काम भी प्रोजेक्ट 1 के अंदर कर रहा हूं, सो लेट मी गो बैक इनटू होम, HTML लैब एंड आउट, ये रहा हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे, इसमें कलर ब्लू किया, लेकिन ये तो ब्लू हमारे पास हुआ ही नहीं, ये तो ये आ रहा है नेम, ये भी रेड आ रहा है। अब हमने क्या किया कि हमने स्टाइल का टैग बताया, क्योंकि स्टाइल का टैग हेड के अंदर है, तो हेड बेसिकली मींस मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब ये कि ये वो टैग है जो पूरी पेज के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे HTML का ब्राउजर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो बोल रहा है कि भाईजान आपने कलर तो चेंज किया है, पेज का भी किया है, स्टाइल भी लगाया है, सब बातें आपकी सही हैं,
लेकिन आपके पेज के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, मैं सब पे अप्लाई करूं कि एक पे करूं? हाँ, अब उसने कहा नहीं यार, ये बात जरा वाजे करो कि आप, मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो पहले तो हम सोचेंगे ना सर एक को खड़े होने को कह रहे हो कि पूरी क्लास खड़ी हो जाए, समझ बात? तो हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दी कलर रेड हो जाओ। किसका भाई बताओ तो सही। ठीक, वो बताने के लिए फिर हमने थोड़ा सा कहा कि यार पैराग्राफ में जाओ, बल्कि पैराग्राफ यूज कर रहे हैं ना हम, हाँ, फिर हम उसका बता देंगे कि भाईजान पैराग्राफ में जाओ, ब्लॉक बनाओ और ब्लॉक क्लोज करो। अब ये सिंटेक्स आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अब हम उसको बोलेंगे यार जो H1 था उसमें जाओ, ब्लॉक स्टार्ट करो, इसका जो कलर था वो तुम कर दो फॉर एग्जाम्पल एक्वा, इसका जो बैकग्राउंड कलर था BACKGROUND, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, उसको आप एक मिनट, अगर मैं इसको सेमी कॉलन लगाऊं तो एरर की मुझे कोड सही बता देगा, इसको हम कर देते हैं रेड सेमी कॉलन कंट्रोल S। नाउ व्हाट वी डिड हियर इज, अब हमने एक CSS की क्लास बना दी, हमने CSS को नाम रख दिया कि वो टैग्स जो P है, जो पैराग्राफ है, उनका कलर तुम कर दो ब्लू, वो टैग्स जो H1 है उनका कलर कर दो एक्वा और बैकग्राउंड कर दो रेड। इससे क्या हुआ, अब अगर मैं इनलाइन CSS में से स्टाइल अपना हटा देता हूं, ठीक, और यहां से मैंने पैराग्राफ का स्टाइल भी हटा दिया क्योंकि हमने इनलाइन यूज किया हुआ है। मैं ये भी दे सकता हूं, इसका कोई एरर नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए हटा रहा हूं, ठीक है जी। हम इनलाइन भी यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल के साथ, कोई मसला नहीं है। हम कर देते हैं माइनस माइनस, यहां पर आ गए, यू कैन सी दिस के कलर, उप्स, कलर हमारा एक्वा और रेड हो गया जो हमने यहां पे दिया था हेडिंग का। इसी तरह से मैं यहां पे वो भी दे सकता हूं टेक्स्ट अलाइन, ओके, सेमी कॉलन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर पे हो गया। इसको मैं कर दूं लेफ्ट तो ये लेफ्ट पे हो जाएगा, इसको मैं कर दूं राइट तो ये राइट पे भी हो गया। तो ये राइट पे क्यों हुआ, क्योंकि अब मैंने CSS को उठा के हेड में डाल दिया। इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मींस कि मेरा जो एक पेज बना है उसमें मैं पूरी पेज के ऊपर एक CSS अप्लाई करना चाह रहा हूं। इससे पहले इनलाइन CSS थी, इनलाइन हर टैग के साथ जाके मुझे बतानी पड़ रही है। पेज लेवल पे जब हम काम करते हैं तो मैं इंटरनल CSS इस्तेमाल करता हूं। इनलाइन लाइन के साथ लिखनी वाली, इंटरनल उस पेज के अंदर रहते हुए, पेज के अंदर रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं। तो फिर CSS वालों ने कहा कि अब आप स्ट्रक्चर ऐसा करो कि जिस टैग के ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाह रहे हो भाईजान उस टैग का नाम दे दो, ब्लॉक स्टार्ट करो, ब्लॉक क्लोज करो, ताकि हमें पता चले कि ये वाले जो स्टाइल्स हैं वो सिर्फ पैराग्राफ के हैं। ठीक, ब्लॉक का ये मकसद होता है। इसी तरह से हेडिंग के ऊपर जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो जिस टैग के ऊपर, तो उस टैग का मैंने नाम लिख दिया। फिर मैंने कहा भाई ब्लॉक स्टार्ट करो, ब्लॉक क्लोज। अब हेडिंग के जितने भी मैं स्टाइल्स बताऊंगा वो ऑटोमेटिकली हेडिंग वाले टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसका दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि इस पेज के अंदर जाके अब जहां जहां मैं H1 या पैराग्राफ यूज करूंगा उन तमाम के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो चुका होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं एक और हेडिंग टैग बना लेता हूं, H1, दिस इज माय HTML लैब प्रोजेक्ट। इसको कंट्रोल S किया, इसका भी फॉन्ट ऐसे ही आ गया। फिर मैंने कहा अच्छा एक और काम करते हैं, थोड़ा सा और बात समझते हैं। नीचे आ गए, ठीक है जी। यहां पे आने के बाद मैंने उसको कहा यार एक और H1 लिख लेते हैं, दिस इज माय सेकंड एग्जांपल ऑन CSS, ठीक है, \H1 कर दिया, इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। इसी तरह से मैंने तीसरा H1 लिखा, इसमें क्या लिख देते हैं, नथिंग, ठीक है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब ये क्या हुआ कि मैंने 3 हेडिंग्स डाल दी, 1 2 3, इन तीनों के ऊपर सेम स्टाइल आ गया। हालांकि मैंने स्टाइल कहां दिया हुआ है, इफ आई गो अपस्टेयर्स,
ऊपर चले गए, मैंने एक ही दफा हेडिंग लिखी। अब एडवांटेज ये आएगा कि मैंने कहा यार ये हेडिंग तो लेफ्ट राइट पर आ रही है, मुझे सेंटर पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, सीएसएस पे आऊंगा, इसके राइट पे गए, इसको हटाया, इसको कर दिया सेंटर, कंट्रोल एस किया, जितने भी हेडिंग्स थी तमाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। अब इसका एडवांटेज क्या मिला कि मैं क्योंकि इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूं, तो इंटरनल सीएसएस मींस कि जहां भी मेरे पास अब H1 का टैग होगा उस तमाम के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई होगी। दूसरा मेन इसका एडवांटेज ये हुआ कि अब मैं एक जगह पे जाके सिर्फ हेडिंग का चेंज किया, जहां जहां हेडिंग इस्तेमाल हो रही होगी वहां पे कंटेंट ऑटोमेटिकली तब्दील होगा। इसीलिए हम देखते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी वेब पेजेस पे बने होते हैं, हेडिंग सब फॉन्ट एग्जैक्टली सेम आ रहा होता है। जहां उसमें न्यूज की वेबसाइट्स में फॉर एग्जांपल तो जितनी न्यूज आ रही है सबकी हेडिंग सेम आ रही है, तो एक ही सीएसएस वैल्यू से कंट्रोल होगा। अब मैंने क्या करना है, ये हेड के अंदर रखा, स्टाइल बताया, चेंज कर दिया। इस चीज को हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस, कि ये मैंने हेड के अंदर रहते हुए एक ही पेज के ऊपर स्टाइल टैग्स के अंदर ये स्टाइल बताया हुआ। स्टाइल टैग के अंदर हमने ये टैग बताया हुआ, पैराग्राफ, दिस इज द नेम ऑफ द टैग, H1 ये नेम ऑफ द टैग। इनलाइन आप जब करते हैं तो क्योंकि आप मैं उसी टैग के अंदर रहते करता हूं, मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इंटरनल में गया तो पेज आ गया, पेज में बहुत सारे टैग्स हैं, तो किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, इसीलिए वो कह रहा है कि भाईजान क्या करो, जिस टैग के ऊपर आपने अप्लाई करना है वही टैग का नाम लिखो, बस और कुछ करना ही नहीं। तो पैराग्राफ टैग है, ऊपर पी लिखा, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, फिर बाकी सीएसएस एग्जैक्टली वही। ये थोड़ा समझ में आया? एक्सीलेंट। इसी तरीके से तीसरी टाइप आती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का फंडा और है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जो मैंने काम किया ये अभी भी सिर्फ प्रोजेक्ट 1 की मेन फाइल के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट इसके दूसरे टास्क 2 पे चला गया, स्टाइल गायब हो गया। जैसे ही दूसरी फाइल्स पे गए, टाइम चेंज हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मैंने 18 फाइलें बनाई थी, सब पे मैंने हेडर अलग अलग कॉपी किया था। वेबसाइट में हम यही करते हैं, 18 फाइलें बना के हेडर सब में हमने कॉपी किया था। अब मैंने तो सिर्फ मेन फाइल का स्टाइल अप्लाई किया है, बाकियों का तो या तो मैं बाकी सब पे जाके करूं, कहा नहीं, बाकी सब पे भी करेंगे तो फिर इशू वही रहेगा कि मुझे अगर मेन फाइल को तब्दील करना है, ठीक, मैंने अगर होम वाली फाइल को आगे तब्दील करना है तो मुझे फिर भी सारी फाइल्स को तब्दील करना पड़ जाएगा। मैंने कहा यार ये तो मुझे करना ही नहीं है, मैं यही चाह रहा हूं कि मैं एक सीएसएस को तब्दील करूं, तमाम के तमाम वेब पेजेस मेरे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस ये कहता है कि भाईजान आपने जो ये सीएसएस यूज किया है, पहले तो इसको करो कॉपी। आप खुद से लिख भी सकते हो, इतने हम टाइम नहीं जाया कर रहे भाई। इसको कॉपी किया, एक ब्रांड न्यू फाइल बना दी, उसमें लाके पेस्ट कर दिया। इसमें क्या पेस्ट करना था मुझे, जो मैंने सीएसएस वहां पे लिखी थी सिर्फ वही। ठीक, जो मैंने सीएसएस लिखी थी सिर्फ वही आके मैंने कॉपी की। अब एक्सटर्नल सीएसएस में स्टाइल वाला टैग लगाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है, क्यों नहीं है मैं भी बताता हूं। तो अब एक्सटर्नल सीएसएस जब हम यूज करने जाएंगे, उसका भी सिंटैक्स एग्जैक्टली वही, सेम का सेम। क्या स्टाइल, पैराग्राफ, ब्लॉक स्टार्ट, वही कलर आ गया, हेडिंग 1, ब्लॉक स्टार्ट, जितने भी स्टाइल्स देने हैं वो स्टाइल आ गए, ब्लॉक क्लोज हो। इस तरह 100 स्टाइल्स हैं, तमाम के तमाम हमारे पास इसमें आ जाएंगे, जिस भी टाइप को मुझे कंट्रोल करना है, सवाए इस स्टाइल टैग के। इससे पहले मैंने स्टाइल के टैग के अंदर लिखा था, क्योंकि मैं HTML के अंदर लिख रहा हूं, क्योंकि अब मैं एक नई फाइल बना रहा हूं, उसका डायरेक्टली HTML के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मुझे वो स्टाइल टैग की भी जरूरत नहीं रही। नाउ व्हाट आई डू, वही जिस टैग का आपने स्टाइल बताना है वो P लिखा, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक क्लोज किया और उसके स्टाइल्स बता दिए। फिर हेडिंग पे अप्लाई करना है, हेडिंग का स्टाइल बताया, हेडिंग 1 टैग लिखा, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक किया, स्टाइल उसके दरमियान में दे दिए। टेबल के देने, लिस्ट के देने, अनऑर्डर लिस्ट के देने,
जिस किसी भी चीज का आप देना चाहो, एग्जैक्टली सेम तरीका। हमने कहा ठीक, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी हम इसको इस्तेमाल करने के लिए वो ये कह कि भाईजान पहले तो इसको करो सेव एज। सेव एज करके जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो, इधर गया, ठीक, ये मेरा फोल्डर था। तो जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे थे उसी फोल्डर के अंदर जाओ, यहां पे जाके फाइल का नाम दे दो style.css। ठीक, now what we will do, we will create a file known as style.css। अब स्टाइल नहीं, नाम आप ऐसे कोई भी दे सकते हो, my css, shogal css, abc css, xyz css। .css लगाना लाजमी, एक्सटेंशन जो है .css लगाना लाजमी। .css इसको पता चलेगा कि यार आप एक एक्सटर्नल CSS की स्टाइल शीट इन्वॉल्व कर रहे हो। CSS आप अलग से लिखा हुआ है, वो अलग वाला CSS उठा के आप यहां पे लेकर आए। हमने कहा ठीक है, तो इसको मैंने सेव करा दिया उसी प्रोजेक्ट के अंदर जहां मेरा मेन फाइल पड़ी है। ठीक, फिर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट पर आ गए, प्रोजेक्ट के हेड के अंदर आए। अब ये स्टाइल लिखा हुआ है, फिलहाल मैं इसको तंग नहीं कर रहा, मैं इधर आ गया। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा एक चीज के साथ लिंक। अबे यार इसका कीबोर्ड क्यों उल्टा चल रहा है आज, माहौल होना चाहिए। और ठीक, नाउ व्हाट वी डिड, अब उसी कोड के अंदर जो मेन मेरा प्रोजेक्ट था उसमें मैंने एक और लाइन लिख दी लिंक की। लिंक hrefs style.css, रेफरेंस इज इक्वल टू स्टाइल शीट और टाइप CSS टेक्स्ट। ये एक छोटा सा कोड हमने लिख दिया। इस कोड का क्या मतलब, इस कोड का मतलब ये कि भाई वेब के ऊपर जैसे मैं एक पेज से दूसरे पे जाने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल कर रहा था लिंक करने के लिए, तभी वेबसाइट मुकम्मल हो रही थी। यहाँ पे CSS अलग फाइल में रख दी मैंने, HTML मेरी अलग फाइल आ गई। Now CSS is a separate file, HTML is a separate file। दोनों का आपस में लिंक कैसे करें, कैसे HTML को पता चले भैया मेरी CSS किधर है। तो HTML को बताने के लिए कि भाई तुम्हारी जो डिजाइनिंग है ये फला CSS के थ्रू होने वाली है, इसके लिए उस CSS और उस HTML के दरमियान हमें लिंक करना पड़ेगा। लिंक का सिंटेक्स ये है कि एक लिंक का टैग है HTML का, ये HTML का टैग है, लिंक HTML का एक टैग है, उसके अंदर हाइपर रेफरेंस में हम उस CSS की फाइल का पाथ दे देंगे कि ये फला CSS है, इसको आपने करना है लिंक। इस CSS में क्या चीज है, रेफरेंस में हमने दे दिया स्टाइल शीट, सॉरी रेफरेंस नहीं रिलेशन है, REL है, राइट, सॉरी, ठीक है, REL एक रिलेशन बैठता है। रिलेशन मींस के इस जो फाइल आप अभी लिंक कर रहे हो भाई उसका क्या ताल्लुक मेरे साथ, ठीक, तो वो ताल्लुक बयान करना होता है अखलाकी तौर पे भी। तो यहां पे हमने कह दिया भैया ये तुम्हारे लिए स्टाइल शीट का काम करेगी, तुम्हारी जो स्टाइलिंग है ये इस फला ब्यूटी पार्लर से होकर आ रही है। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, तो इस ब्यूटी पार्लर में है क्या, उसने कहा text/css की फॉर्म में तुम्हें डेटा मिलेगा। तो जो टाइप दी हमने वो text/css का मतलब ये कि ये जो फाइल है ये स्टाइल शीट है और इसमें जो डेटा है वो टेक्स्ट में मिलेगा, टेक्स्ट के अलावा तुम्हें कुछ मिले मत उठाना। तो ये मेटा डेटा हमने सेट कर दिया, ये लिंक के साथ ये दोनों मेटा डेटा के टैग्स आ गए अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइल। सो दिस इज द फाइल, इसको हमने लिंक किया अपनी मेन HTML के साथ और मेटा डेटा बता दिया कि ये जो फाइल है स्टाइल शीट है और इसके अंदर टेक्स्ट CSS का मिलेगा। बस ये एक लिंक कर दिया हमने, ठीक। हाँ, अब जो दूसरी फटीक रहती है हमारे पास वो ये कि ये तो मेरा मेन प्रोजेक्ट वाली PF वो HTML लिंक हुई,
ये सेम हरकत मुझे बाकी तमाम के साथ करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, इसको उठाया, हजरत कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया, कंट्रोल सी मारा, एंड देन आई कम इनसाइड फाइल, ओपन, बल्कि ओपन फोल्डर कर लेते हैं, एंड फाइन क्लास, और ये फिर मेरे पास टास्क 1 से टास्क 5 तक सारी फाइल्स थी, इनको मैंने करा दिया ओपन। मैं टास्क 1 में गया, मैं हेड में गया, एंड मैंने हेड को कह दिया कि भाईजान इस हेड में अंदर रहते हुए हमने लिंक का टैग कर दिया कॉपी। फिर इसको सेव किया, फिर स्टाइल 2 में गए। सो दिस इज, अब सेकंड फाइल मेरे पास लोड हो गई, क्योंकि मैं ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, मैंने यहाँ पे लाइव प्रीव्यू इनेबल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो फाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ भी उसका आउटपुट उस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस के HTML में आउटपुट तब्दील हो रहा है डिपेंडिंग ऑन विच फाइल आई एम सेलेक्टिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि लाइव प्रीव्यू मैंने इसमें ऑन किया हुआ है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं टास्क 2 में गया तो टास्क 2 सादा जबान में नजर आ रही है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं मेरे भाई, सब्र करो, तुम्हें भी हम अभी स्टाइलिंग में डाल देते हैं। इस पे भी लिंक कॉपी किया, कंट्रोल S किया, अब जहां जहां उसको H1 मिला स्टाइल उसके अपडेट हो गया। इसी तरह से HTML 3 में गए, हेड टैग के अंदर ही रहते हुए पेस्ट कर दिया, सेव किया, जहां जहां स्टाइल मिला ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। टास्क 4 में गए, इधर गए, यहां पे लिंक करा दिया, अपडेट हो गया। टास्क 5 में गए, हेड में गए, एक दफा अपडेट करा दिया, खलास। तो अब एक दफा तमाम फाइल्स के अंदर मैंने ये लिंक का टैग डाल दिया। इसका मतलब ये होगा कि अब मैं जो नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें मुझे इस चीज का पहले ख्याल रखना पड़ेगा कि यार हेडर और हेडर के साथ CSS की कौन सी फाइल है वो मैं पहले डाल दूं, वरना इतनी कॉपी पेस्ट की जहमत ना करनी पड़ेगी, दफा बन के चलिए। ठीक, आगे उस बात पे और बात करते हैं। सो नाउ वी कम इनसाइड द प्रोजेक्ट। अब मैं होम पे गया, अच्छा होम मेरे पास ऐसे बाय द वे दूसरा है, तो मैं टास्क 1 पे आ गया तो उस पे भी CSS, टास्क 2 इस पे भी CSS, टास्क 3 CSS, टास्क 4 CSS। अब मैंने कहा यार मुझे CSS ही चेंज करनी है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली style.css के अंदर आ गया, style.css में गए, CSS के अंदर उठाया, मैंने कहा यार ये जो लाइट ब्लू हो रहा है ना ये सानू पसंद नहीं आया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम यूजिंग CSS नाउ आई विल कम इनसाइड माय CSS, गो हियर। मैंने कहा यार एक्वा जो कलर था ना तुम्हारा ये मुझे पसंद नहीं आया, इस एक्वा की जगह पे ऐसा करो तुम कर दो ये वाला ब्लू। हमने कहा ठीक है, इसको किया सेव, यहां पर आ गए, ब्लू हो गया। अब मैं टास्क 2 में जाऊंगा तो भी ब्लू, टास्क 1 में गया वो भी ब्लू, टास्क 3 में गया वो भी ब्लू। अब मेरी पूरी वेबसाइट कलर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, बिकॉज मैंने एक जगह पे जाके CSS तब्दील की। ठीक, ऑब्वियसली अब जो भी कोड आप करोगे वो आपने एक्सटर्नल CSS में डालना। अब जो चेंज आप एक्सटर्नल CSS में करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जो कोड आप एक्सटर्नल CSS में करोगे वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। दैट इज द मेजर ब्यूटी ऑफ इट। सिर्फ फर्स्ट टाइम मुझे वो लिंक वाला कोड जो है ना, एक लाइन, वो हर पेज के अंदर कॉपी करनी पड़ेगी, अगर मैंने अभी तक नहीं किया हुआ। तो जो लिंक है वो एक दफा हमने कॉपी कर दिया, अब स्टाइलिंग यहां पे आके करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें आ गया, और अब मैं ऐड भी कर सकता हूं, यही नहीं कि अब मैं सिर्फ P और H पे काम करूंगा, क्योंकि वो टैग को नहीं, स्टाइल शीट पूरी लिंक हो गई। अब मैंने कहा यार ये जो आ रहा है ना टेक्स्ट लिंक्स आ रहे हैं, मुझे इस लिंक्स का कुछ बड़ा गलत करना है। मैंने कहा ठीक है करो, तुम्हारी मर्जी। तो स्टाइल शीट में आ गए, ठीक, यहां पे आके मैंने लिखा यार ये A टैग था मेरे पास, इस A टैग को उठाया, हमने कहा उठाओ। मैंने कहा सबसे पहले इसमें अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है, ये जो अंडरलाइन है ना मुझे अंडरलाइन गायब करनी है, अंडरलाइन अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा ठीक है गायब कर दो भाई, आपकी मर्जी, CSS से आप जो दिल में कर सकते हो। तो A टैग के अंदर आए, यहां पे मैंने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, और DE, तो मिनिमाइज करें, और ये रहा टेक्स्ट डेकोरेशन,
और इसको उठा के हम नन कर देते हैं। ए टैग टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हमने कहा सानू पसंद ही नहीं आया। यहां पे आके किया, देखो सबके लिंक्स गायब हो गए, अंडरलाइन गायब हो गई। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि ये वो हेडर है जो मैंने 18 फाइलों में कॉपी किया हुआ था। मैंने सिर्फ स्टाइल में गया और मैंने कहा यार इस ए टैग की डेकोरेशन जो है वो नन कर दूं। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिससे आपकी जितनी भी डेकोरेशन है, लाइन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब गायब हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। इवन लिंक्स के अंदर भी अंडरलाइन गायब हो गए, नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है। अब मैं टास्क 1 के अंदर गया, तब भी लाइन गायब, टास्क 2 में गया लाइन गायब, टास्क 3 में गया लाइन गायब। ये तो सारी लाइनें अपडेट हो गई सिर्फ एक सीएसएस को चेंज करने से। मेरे तमाम के तमाम टेक्स्ट डेकोरेशन अपडेट हो गए। ठीक, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में और भी बहुत सारी चीजें वैसे डाल सकता हूं। मैंने कह दिया टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन, और अगर आप लाइन करो तो लाइन थ्रू आ जाएगा। नन क्या था, ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों आ जाते हैं। ओवरलाइन मींस टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाए, अंडरलाइन मींस टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाए, लाइन थ्रू मींस टेक्स्ट के बीच में से लाइन आ जाए। मैंने कह दिया यार ओवरलाइन कर दो, कंट्रोल एस, यहां पर आ गए तो लाइन, इसके ऊपर लाइन नजर आ रही होगी, यहां भी आ गई, और ये 1 के ऊपर छोटी लाइन नजर आ रही है। चलो इसको आप छोड़ो, इसको हम यूं कर देते हैं कॉलन, लाइन थ्रू कर दिया, अब आपको यूं कटा हुआ नजर आएगा। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, एक दफा सीएसएस स्टाइल भले आपने नहीं करना, ब्लैंक बना के रख दो, बाद में आप स्टाइल ऐड कर दिया वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा। मैंने टेबल बनाई है, मैं टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। मैंने यहां पे आ गया, मैंने कहा यार एक काम ये करो, ये जो टेबल यूज किया है ना, इस टेबल की भी स्टाइलिंग कर देते हैं। ठीक, इस टेबल के अंदर भी जो बॉर्डर है हमारे पास, इस बॉर्डर को उठाया, कॉलन और नन कर देते हैं, कॉलन इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो देखो बॉर्डर इसका बिल्कुल पतला हो गया। लाइन थ्रू थी, मैंने लाइन थ्रू को हटा के इसको नन कर देते हैं, जरा पढ़ने में आसानी आ जाए। ठीक है, नन कर दिया, टेक्स्ट नन हो गया। फिर मैंने इसको कह दिया सेमीकोलन और बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू एक्वामेरीन, पूरा बैकग्राउंड आ गया। मैं इसकी साइज चेंज कर सकता हूं, टेम्पर कर सकता हूं, किसी के ऊपर भी। अब होगा ये एडवांटेज कि मैं किसी भी टेबल पे जाऊंगा, पूरी वेबसाइट मेरी अपडेट हो चुकी होगी, पूरी वेबसाइट मेरी अपडेट हो चुकी होगी। ये हमारे पास एडवांटेज मिलता है सीएसएस का। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, सीएसएस है क्या, यूज कैसे हो रही है? डिजाइनिंग के लिए है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ये उसका बेसिक सिंटैक्स है। इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन टैग के साथ इस्तेमाल की जाती है, इंटरनल पेज के अंदर इस्तेमाल की जाती है स्टाइल टैग के साथ, एक्सटर्नल अलग फाइल में रखी जाती है। असल मजा इसका एक्सटर्नल कर आता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब दूसरा, अब इसको आगे और बढ़ाते हैं। पहला सबसे बड़ा इशू आता है कि फॉर एग्जांपल सर हमने एक्सटर्नल भी यूज की, मैं प्रोजेक्ट में आ गया और मैंने प्रोजेक्ट में इंटरनल भी यूज की हुई है, अब क्या होगा? मजे की बात यह कि जब मैं टेक्स्ट 1 पे जा रहा हूं, टास्क 1 पे, टास्क 2 पे, टास्क 3 पे, तो कलर क्या है इसका? इसका कलर क्या नजर आ रहा है? ब्लू। जब मैं होम पे जा रहा हूं, उप्स सॉरी, ये वाला होम नहीं, इसका लिंक शायद गड़बड़ है। ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया? चले इसको और वाजे कर देते हैं, ये क्या हो गया? वाइट। और टास्क 2 के अंदर गए तो ये ब्लू हो गया, यहां पे व्हाइट हो गया। ये क्या कहानी हुई? हमने तो सीएसएस अप्लाई की थी, हमने तो सीएसएस अप्लाई की थी भाई, सीएसएस में तो काम सही हो रहा है। बाकी किसी भी टास्क के अंदर मैं चला जाऊं ब्लू आ रहा है, टास्क 4 के अंदर भी ब्लू, टास्क 3 के अंदर भी ब्लू। जब मैं वापस अपने मेन पेज पे आ रहा हूं, ये व्हाइट क्यों हो रहा है? तो मैं कोड में आ गया, मैंने प्रोजेक्ट खोला, हेड में गए, मैंने कहा मैंने बराबर लिंक भी किया हुआ है, मैंने बराबर इसको लिंक भी किया हुआ है।
अब क्या मसला हुआ? अब क्या मसला हुआ? अब मसला ये हुआ इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। मसला ये हुआ भाईजान कि आपने एक एक्सटर्नल सीएसएस भी लगाई, ठीक, मैंने एक एक्सटर्नल सीएस लगाई कि यार ये पूरी क्लास है, सारे टैग्स हैं, इस पे एक्सटर्नल सीएसएस ये अप्लाई होगा। फिर मैंने क्लास के अंदर भी आकर इंटरनल सीएसएस भी लगा दी, तो क्लास तो परेशान होगी ना कि सर आपकी माने कि चेयरमैन साहब की माने। बात समझ में आई? तो एक हमारा चेयरमैन हुआ जिसने पूरे आईटी पे रूल लगा दिया, एक मैंने अपना रूल लगा दिया। क्लास किसको फॉलो करेगी? ना जो करंट टीचर खड़ा है इस वक्त मेरी चलेगी, क्लास के टाइम पे क्लास में मेरी चलेगी। ऑफिशियली नहीं, मैं एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, कल को शुरू हो गया ना, सर ने ये कहा था सर आज, ठीक, क्लास के टाइम पे मेरी चलेगी बिकॉज आई एम द करंट टीचर और मेरी अथॉरिटी है इस वक्त क्या, ठीक है। यहां भी एग्जैक्टली यही चीज हुई कि इवन दो हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज की हुई है, लेकिन इस पेज के अंदर इंटरनल सीएसएस भी है। बाकी किसी पेज में मैंने इंटरनल वाला कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया था, तो एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है। तो जो वेब पेज है ना वो इंटरनल की मानेगा, वो इंटरनल की मानेगा। फिर उसमें आ जाते हैं वापस इधर नीचे आ जाओ, हेडिंग 1 उठाई मैंने, वापस यही वाली, इसमें मैंने स्टाइल इनलाइन वाला दे दिया और इसका कलर मैंने कर दिया ब्लैक। उप्स, कलर दे देते हैं, कलर, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ये ब्लैक हो गया। मैंने कहा ये क्या कहानी हुई भाई, हमने एक्सटर्नल दिया, फिर हमने इंटरनल दिया, इंटरनल व्हाइट, एक्सटर्नल ब्लू, इंटरनल ने व्हाइट, तो पहले व्हाइट हुआ, फिर जब मैंने इनलाइन दिया तो ब्लैक हो गया। इनलाइन का मतलब ये कि इवेंचुअली हर टैग को मैंने अलग कलर दिया हुआ है, तो जो इनलाइन वाला होगा उसकी प्रेसिडेंस आए। हम मैथमेटिक्स में, प्रोग्रामिंग में एक चीज पढ़ते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, थोड़ा बहुत इल्म में होगा। क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 है, तो पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? ठीक। इफ आई राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, तो मल्टीप्लीकेशन हैज अ हायर प्रेसिडेंस, दैट इज व्हाई मल्टीप्लीकेशन विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का रूल है, यही प्रोग्रामिंग में आता है। इसी प्रिंसिपल के तहत inline CSS has a higher precedence than internal CSS has a higher precedence than external। तो अगर external CSS, फिर आ गई internal CSS, फिर आ गई inline, तो सबसे आखिर में inline आती है, inline एग्जीक्यूट होगी, बाकी ऊपर वाला चला गया। अगर inline नहीं है तो internal की प्रेसिडेंस ज्यादा है, उसकी अहमियत ज्यादा है। अगर ना internal है ना inline है तो फिर external। अगर तीनों नहीं है तो HTML भाई कल्ला कल्ला तो ऐसी जिंदगी गुजार ही रहा है, ठीक, वो वैसे अपने हिसाब से चलेगा विदाउट CSS। तो हम CSS जब यूज करते हैं, 3 तरीके हो गए, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इनलाइन का मतलब ये हम टैग के साथ यूज करते हैं, उम्मूमन कम किया जाता है लेकिन किया जाता है। जहां पे मुझे मखसूसन किसी एक टैग को थोड़ा अलग करना है, चेंज करना है, या पूरा पेज तो सेट हो गया, एक मनुष्य डिव सही से नहीं बैठा, तो उसे एक डिव के ऊपर जो है ना हम जाके खास इनलाइन CSS जबरदस्ती का लगा के यार तुम्हारी टेक्स्ट ये कर। ब्रेकिंग न्यूज वाला हो गया, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, मेरे पेज के अंदर 10 पैराग्राफ है, बाकी सब अपनी जगह पे ठीक है, मुझे एक मखसूस पैराग्राफ के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज वाला रेड कलर का ब्लिंक करके दिखाना, मैं उस पर इनलाइन लगा दूंगा, ताकि जितनी भी पहली की प्रेसिडेंस थी अपनी हुई, तुम्हारा फॉन्ट अलग होना चाहिए, कलर अलग होना चाहिए, तुम्हें ब्लिंक करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अगर मेरे पास एक पेज में 2 या 3 पैराग्राफ्स हैं, मैं तीनों के अलग अलग स्टाइल बताना चाह रहा हूं, एक तरीका हुआ। इंटरनल से भी मैं अलग कर सकता हूं, इनलाइन से भी अलग कर सकता हूं। इनलाइन से हम तीनों का अलग अलग स्टाइल बताते हैं, ठीक, इनलाइन से तीनों का अलग अलग बता दिया तो भी ठीक। मोर प्रोफेशनली फिर क्या होता है, वी स्टार्ट यूजिंग क्लासेस इन HTML, CSS हम CSS क्लासेस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, टेंशन की बात नहीं, मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, बहुत बात कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक थोड़ा CSS का स्ट्रक्चर समझ में आया? एक्सीलेंट, परफेक्ट। नाउ अब हमें आगे करना है क्या, क्योंकि CSS का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म, CSS बेसिक स्ट्रक्चरल कोड हमारा खत्म हुआ। फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं ना कि यार बेसिक फाउंडेशन, बस इतनी सी बात समझ में थी कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, कॉलम उसकी वैल्यू, पहली चीज। CSS के थ्रू वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, दूसरी चीज। CSS के थ्रू
एक सीएसएस के थ्रू मैं मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल करता हूं। तीसरी चीज, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, 3 टाइप की सीएसएस हम इस्तेमाल करते हैं। चौथी चीज, इनलाइन सीएसएस टैग के साथ इस्तेमाल होता है स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के। 5वीं चीज, इंटरनल सीएसएस स्टाइल टैग लगा के इस्तेमाल होता है, लेकिन पेज के अंदर एक ही पेज पे काम किया जाता है। 6ठी चीज, एक्सटर्नल सीएसएस अलग से फाइल में लिखा जाता है, उसमें स्टाइल का टैग नहीं आता, सिर्फ टैग का नाम और उसके स्टाइल आते हैं और फिर उसको लिंक किया जाता है मेन एचटीएमएल के साथ। ये बेसिक 6-7 कॉन्सेप्ट हैं इसके, जो इफ यू अंडरस्टैंड इट, सीएसएस आपकी कवर्ड है। अब आगे हमें क्या करना है? नाउ इफ यू मूव, नाउ यू कैन सी ऑन दिस। अब आगे हमारे पास सीएसएस की मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। हमें वो प्रॉपर्टीज के नाम थोड़े ज़हन नशीन करने, थोड़ा हजरत गूगल हमें खुद बताता जाएगा। ठीक, अब बॉर्डर लेकर क्लियर, कर्सर, डिस्प्ले, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप, इनियर, लीनियर, हाइट, मार्जिन्स, पैडिंग्स, विड्थ वगैरह वगैरह। हावर करें तो क्या हो, फॉर एग्जांपल माउस ओवर हो तो कलर चेंज हो जाता है बटन का। ये सारे स्टाइल्स हमारे पास सब बने बनाए मौजूद हैं, हमने उनका इस्तेमाल करना है बस। बाकी स्ट्रक्चरल चीज हमारे पास कंप्लीट। मैंने जो हैंडआउट दिया हुआ है, आई थिंक मैंने एक्चुअली शेयर करना मैं भूल गया। ठीक है, आई विल शेयर दिस हैंडआउट विथ यू और मैं आपके ग्रुप पे इसको डाल दूंगा ताकि यू कैन यूज दिस हैंडआउट। इसके अंदर ये एक सिंपल सी टेबल मौजूद है जो मोस्ट कॉमन हम यूज कर रहे हैं। फिर इसके अंदर ये एक्सरसाइजेज आ गए हमारे पास। इफ यू कम इनटू दिस एक्सरसाइजेज यू विल फाइंड कि मैंने बेसिक सीएसएस की स्टाइल्स की एक्सरसाइजेज की। मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑलरेडी हैव द कोड विथ यू, कोड भी मैंने इसमें लिख के दे दिया। So if you come here for example using inline CSS, आपने ये चीज क्रिएट करनी है। पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, हेडिंग 1 का कलर, पैराग्राफ के अलाइनमेंट, दूसरे पैराग्राफ का कलर। हमने कहा ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये रहा उसका कोड हमने लिख के देख दिया। अब व्हाट वी डिड हियर इज बॉडी, मैंने बॉडी के ऊपर भी स्टाइल लगा दिया। पहली चीज क्या हुई कि स्टाइल आप HTML के किसी भी टैग के ऊपर लगा सकते हो, कोई भी टैग हो, कोई टेंशन नहीं, कोई रूल नहीं कि फला फला के ऊपर ही आएगा, आपकी मर्जी जैसा दिल करे। ठीक, तो मैंने वही बैकग्राउंड कलर वाला बॉडी के अंदर लगा दिया, तो मेरा पूरा वेब पेज जो था येलो हो गया। अभी तक हम व्हाइट वाला यूज करते हुए आए, पूरा वेब पेज येलो हो गया। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई। फिर हेडिंग 1 स्टाइल, उसका कलर रेड कर दिया, तो भाई जवान मेरा रेड हो जाएगा। पैराग्राफ स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर दी, तो वो टेक्स्ट अलाइन होकर राइट में चला जाएगा। ये सारे अभी हमने करके देख लिए। टेक्स्ट अलाइन ब्लू, सेमीकोलन, फॉन्ट साइज 25। फॉन्ट साइज एक और प्रॉपर्टी है, फॉन्ट एक प्रॉपर्टी है, उसमें फिर बहुत सारे उसकी सब टाइप्स आ जाती है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फेस वगैरह वगैरह। ठीक, ये टास्क हुआ कंप्लीट। दूसरे टास्क में आ गए, यूजिंग इंटरनल सीएसएस, आपने सेक्शन ऑफ हेड आउटपुट लुक्स शोन फिगर बिलो, इस तरह से आउटपुट आपको चाहिए। अब की बार इंटरनल सीएसएस। ठीक, तो यहां पर आ जाओ, यही सेम चीज मैंने यहां पे कर दी, यही सेम चीज जो ऊपर की थी अब हमने इंटरनल सीएसएस के थ्रू करनी। तो हमने वही हेड के अंदर गए, स्टाइल का टैग यूज किया, बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड लगाना तो बॉडी लिखा, ब्लॉक स्टार्ट किया, बैकग्राउंड पिंक कर दिया। हेडिंग 1 में गए, हेडिंग 1 को कलर कर दिया, पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में कलर कर दिया। मेरे पास इस तरह से आउटपुट आ गया। ये हो गया इनलाइन सीएसएस। इस तरह से चंद एक टास्क्स और आपके पास यहाँ पे अवेलेबल। ट्राई टू गो थ्रू दीज टास्क्स। ठीक, और ये सारे टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर चेंज करना वगैरह वगैरह, तो अभी एक एक मैं नहीं करवा रहा, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इफ आई कम बैक हियर, सेम थिंग, यहाँ पे टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वही टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का चेंज करेंगे, ये कलर आपके चेंज हो गए। तो बहुत सिंपल से टास्क है, ट्राई टू फॉलो देम, होपफुली यू विल गेट सम बेसिक रिजल्ट्स डन। इसी तरीके से ये वाला एक टास्क है, सेटिंग द टेक्स्ट डेकोरेशन। ये अभी मैंने ये भी करा दिया है, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, ओवरलाइन, नन, ये चारों हमने अप्लाई करने हैं पैराग्राफ्स के ऊपर, आपका आउटपुट आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया, एक हेडिंग 1 का टैग बनाया, एक हेडिंग 2 का बनाया और एक ए टैग का लिंक बनाया। एक को हमने किया लाइन थ्रू, एक को अंडरलाइन, एक को ओवरलाइन, एक को नन। ठीक है, इसका आउटपुट हमारे पास ये चीज आ गई। पैराग्राफ के ऊपर लाइन ऊपर आ गई,
लाइन थ्रू में लाइन बीच में से कट गई, अंडरलाइन में से नीचे आ गई, और लिंक के अंदर से अंडरलाइन गायब हो गई जब आप उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हो। ठीक है जी, ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कर दिया नन। तो ये भी अभी तीनों में करवा के बैठा हूं सर। टेक्स्ट डेकोरेशन नन याद रखना, आगे की जितने हम मेन्यू क्रिएट करते हैं उसमें हम ये इस प्रॉपर्टी जरूर यूज करते हैं। आप जब भी नोट करोगे वेबसाइट्स के ऊपर अब मेन्यूज के नीचे लिंक्स नहीं आते, क्लिक करते हैं बटन के तौर पे बिहेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट एंकर टैग विल ऑलवेज हैव एन अंडरलाइन। बाय डिफॉल्ट एंकर टैग विल ऑलवेज गिव यू अंडरलाइन। जब भी एंकर टैग यूज करोगे भाईजान अंडरलाइन आएगा ही आएगा। लेकिन सीएसएस की इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैं अंडरलाइन गायब कर देता हूं, तो मेरे पास जो टेक्स्ट आएगा वो विदाउट अंडरलाइन आता है। फिर मैं इसको प्रॉपर बटन की फॉर्म में क्लियर कर देता हूं। उसके बाद ये सारे बेसिक अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट के भी एट्रिब्यूट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं इस तरह से। बॉर्डर का आई थिंक इसका भी एग्जांपल है नहीं है, चलो ये वाला एक टास्क आ गया। नाउ व्हाट दिस टास्क बेसिकली मींस कि आप पैराग्राफ बनाओ और हेडिंग बनाओ। पैराग्राफ डॉटेड 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 डैश डैश सॉलिड और ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पे हमने टी डॉट पी डॉट पी डॉट पी डॉट करके नाम लिखे हैं। इसको हम कहते हैं HTML CSS क्लासेस बनाना। ठीक है, मैं इसको अभी आज नहीं डिस्कस करना चाह रहा। ठीक है, जो अभी भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर एक ही पेज पे 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, चारों के मुझे स्टाइल्स अलग अलग करने हैं, तो मैं क्या करूं। ठीक, तो हम एक्चुअली CSS की क्लास बना देते हैं। पैराग्राफ डॉटेड, पैराग्राफ डैश, पैराग्राफ सॉलिड। तो पैराग्राफ पैराग्राफ होंगे, आप उसके स्टाइल चेंज कर दोगे। दिस इज नोन एज ए क्लासेस। अभी मैं डिस्कस इसको नहीं कर रहा, ये टास्क भले आपको नहीं आ रहा फिलहाल छोड़ दे, यू कैन ट्राई इट आउट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के टास्क भी हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हमने एक्चुअली क्लासेस यूज की। मेजर जो इसका यूज आता है हमारे पास यहां से स्टार्ट होता है, टास्क नंबर 18 से, और सॉरी 17 से। ठीक, जो असल CSS का मजा आता है वो 17 से स्टार्ट होता है, जहां पे हम मार्जिन और उसके बाद पैडिंग दो चीजों पे काम करते हैं। नाउ मार्जिन एंड पैडिंग आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली अमेजिंग थिंग्स विद इन CSS। बहुत अच्छी भी है, बहुत जबरदस्त भी है। और अब आपकी जितनी भी पेज का कंट्रोल है, डिजाइनिंग का, सेगमेंट्स का, कंपोनेंट्स का, वो मार्जिन और पैडिंग से सेट होता है। ठीक, दोनों में आग नहीं करवा रहा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ दे रहा हूं। हम div टैग यूज करते हैं, इससे पहले हमने div टैग इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, div इज लाइक एन एम्प्टी ब्लॉक इन HTML। ये HTML का एक टैग है। ठीक, div बिहेव्स लाइक एन एम्प्टी ब्लॉक, बस, और उसका कोई वजूद नहीं है। div 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 टैग हमारे पास है, जो यहां पर हमने लिखा है, div टैग बिहेव्स लाइक एन एम्प्टी ब्लॉक। हाउएवर, अब आज के दौर में 90% हमारी वेबसाइट्स div के थ्रू कंट्रोल होती है। इतनी जबरदस्त पावरफुल चीजें, इसीलिए मैंने कहा एक तो क्लास, और फिर ये div के अंदर आके हमें फिर मार्जिन और पैडिंग्स हम सेट करते हैं। ये चीज दो समझ में आ गई, आपकी पूरी वेबसाइट लेआउटिंग आपको समझ में आ जाएगी। क्लासेस बनाना तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, छोटी सी बात है। div टैग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं मार्जिन और पैडिंग्स। इसकी बेस पे हम कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर्स, लेआउट्स पूरे के पूरे डिजाइन करते हैं। div टैग HTML का टैग है, एम्प्टी ब्लॉक है, लेकिन ऐसा जबरदस्त ब्लॉक है कि इसको फिर हम कंट्रोल करते हैं एक्चुअली CSS के थ्रू। और फिर इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारा का सारा हम उसमें डिजाइन करते हैं। फिर यूजिंग दैट थिंग वी स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड दिस बटन्स। अब फिर मेरे पास आता है कि ये मैंने लिंक बनाया। अभी नाउ यू कैन सी दिस, हम टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलरेडी नन कर देंगे। टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, यूं बन जाएगा। फिर इसके गिल मैं एक बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर आ गया। वो पी डॉटेड वाला एग्जांपल है, ऊपर दिया हुआ है। ठीक, बॉर्डर वाला, बॉर्डर डेकोरेशन वाला एक टास्क ऊपर दिया है। ऊपर क्या जब कर आओगे तो ये सब चीजें करना बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट वीक तक एटलीस्ट 17 नहीं 15 तक, कम से कम CSS के 15 टास्क नेक्स्ट वीक तक आप बराए करम कर आइएगा, क्योंकि आगे के जितने भी है ना वो वही स्टाइल्स होंगे जो मैं पीछे करवा कर आया। तो ये मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन किया नन, तो ये नन हो गया। फिर इसको मैंने बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड कलर दिया तो बैकग्राउंड हो गया, बटन बन गया। बस और कुछ नहीं करना, 3 चीजें की हमने। टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया,
बॉर्डर लगाया और फिर उसका जो है ना बैकग्राउंड कलर रेड किया, बटन बन गया। फिर इस बटन के ऊपर मेरा कर्सर मूव हो और कर्सर जाए तो हवर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लास बना के ए के ऊपर हम हवर लगाते हैं, सीएसएस के थ्रू में बताऊंगा। तो जैसे कर्सर ऊपर आएगा ये व्हाइट हो जाएगा, कर्सर हटा दो। इसके बाद फिर जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान की पैडिंग और मार्जिन मुझे सेट करनी है, तो पूरी जो टेबल में आपका मेन्यू सिस्टम है वो कंप्लीट बनकर आ जाएगा। सेम थिंग गोज हियर, डिव बनाया, डिव को हमने बॉर्डर दे दी तो ये बॉर्डर आ गया। फिर डिव के अंदर एक और डिव बनाकर हमने बॉर्डरलेस रेस्ट कर दिया। फिर उसी डिव के अंदर नेस्टेड बॉर्डर बना के इमेज डाल दी। फिर उसी डिव के अंदर एक और नेस्टेड डिव बना के हमने बटन बना दिया। ये हमारे पास 3 से 4 नेस्टेड डिव का स्ट्रक्चर है जिसमें कंपोनेंट बनकर आ जाएगा। तो डिव मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो चीजें समझने के लिए 15 टास्क शुरू के कर आने। उसी के बाद फिर यू कैन सी दिस कि वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दीज मेन्यूज। ठीक, ये भी फिर वही सारे मेन्यू सिस्टम आ गए। ये मेन्यू आ गया, आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये एक लेआउट आ गया जहां पे वर्टिकल मेन्यूज हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल आगे ऊपर एग्जांपल करवा कर आएंगे, वो हो जाएगा। फिर ये सिंपल मेन्यू बना के इसको हम कैसे कन्वर्ट करें एक कंप्लीट मेन्यू बार के अंदर, ये सारे, और इसमें सीएसएस भी लिखी हुई है। ठीक है, काफी हद तक, क्योंकि मैं पहले ये था कि मैं सिर्फ टास्क बनाऊंगा, फिर मैंने इसका सोल्यूशन बनाता गया खुद अपने लिए भी ना, कि काम सही मुझे भी आना चाहिए, भूल जाता हूँ। ठीक, तो फिर वो नीयत अच्छी थी, उस दिन मूड अच्छा था, तो कोड भी मैंने उसी में डाल दिया। ओके, तो अब ये हुआ कि अब फिर मैंने इसका HTML निकाल दिया, सिर्फ CSS लिखी है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी यू वुड फाइंड कि देयर इज CSS हियर, इसका HTML नहीं है, आप में HTML लिखना है तो CSS अप्लाई करनी है बस। तो असल चीज है CSS। HTML बनाना अभी तक हमें आ गया होगा कि मैंने सिर्फ 4 लिंक्स बनाने, कॉपी पेस्ट करके रखने बस। उसके ऊपर फिर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट आइकॉन, ये डबल क्लास कैसे बनानी है हम आगे भी करेंगे, ये सब कवर हो जाएगा। हवर का यहाँ पे टैग आ जाएगा कि जब हवर करूं तो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाए, तो बटन का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। वंस वी कंप्लीट दैट, तो ये मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये सारे हमारे पास कवर होना शुरू हो जाएंगे। एंड बाय द एंड वी विल बी वर्किंग ऑन दिस लेआउट। ये भी डिव्स हैं और जिसको हम कहते हैं सेक्शंस इन HTML5, तो वो सेक्शंस भी डिव से बनाए जाते हैं। ठीक, ये सेक्शंस बना के हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये यहां तक आते आते मुझे 2 हफ्ते और लग जाएंगे और ये तकरीबन 33 टास्क हैं। ठीक, ये यहां तक आते आते 33 टास्क हैं। तो 15 समझो मैंने आज करा है, बाकी के 10 और बस 10 से 10 और हम अगले 2 हफ्तों में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि आगे के 10 से मकसद ये कि वो पूरा मेन्यू सिस्टम 1-2 क्लासेस में हम कवर करेंगे और उसके बाद जो होगा फिर उसके लेआउट्स पे काम करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारी बहुत चीजें इस पर 2 हफ्ते के अंदर और कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज जो बताना चाह रहा था, मैंने कहा शुरू से शुरू हो जाता हूँ, इधर आ जाते हैं। ठीक, अब इसका थोड़ा सा अभी से सोचना शुरू करो। मैं मैनुअल आज ही आपके CR के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट टास्क आपका प्रोजेक्ट ये कि अभी जो आपने CV वाली अपनी बनाई थी वेबसाइट, उस पूरे को भी आपने कन्वर्ट करना है यूजिंग CSS। तो उसमें जो मेन्यूज बनाए थे हमने अभी सादे बनाए थे, जो टेबल को हटा के हमने सादे मेन्यू रखने हैं, लिस्ट बनानी है और वो पूरे एक प्रॉपर वेबसाइट की सूरत में नजर आना चाहिए। इसका मैं अभी और कराऊंगा क्लास, तो अभी आज ही नहीं करना, ये सिर्फ जहन में रहे कि एक चीज करनी है। जो दूसरी चीज आपको जहन में करनी है कि ये पूरी वेबसाइट हम बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम जीरो क्लास में बैठ के इंशाल्लाह। तो जो ये अगला हफ्ता या अगले हफ्ते के बाद वाला हफ्ता, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि फिर आई विल ट्राई टू टेक 2 to 3 आवर्स ऑफ कंसेक्यूटिव क्लास, और फिर 2 से 3 घंटे में हम बैठ के पूरी CSS इसकी डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसका सोर्स कोड भी मेरे पास मौजूद है क्योंकि बना के रखा था, तो वो मैं प्रोजेक्ट के बाद शेयर करूंगा, पहले नहीं, यार असाइनमेंट कुछ अच्छी बात, ताकि आप यूज कर सको। वरना होपफुली क्लास में खुद बनाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड यार अगर यहां तक कर लिए सारे टास्क तो ये सारी चीजें आसान है। इस प्रोजेक्ट 3 वाला जो है, तो ये 2 प्रोजेक्ट हुए पहले, एक तो CV को कन्वर्ट करना है, ठीक है, और फिर लैब असाइनमेंट का तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, अब उसमें HTML के बाद CSS भी ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब सेम में बनाओ, अलग में बनाओ, पोर्टफोलियो में जाकर अलग लिंक दे दो, आपकी मर्जी है। तीसरा प्रोजेक्ट, दिस थर्ड प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
ये थर्ड प्रोजेक्ट मैं अभी बता रहा हूं ताकि इसके बारे में सोचना शुरू करो। इसको भी आराम से 3 हफ्ते मैं टाइम दूंगा बनाने का, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्निकली टुडे, लेकिन लेट्स सी आगे भी। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको मिलेंगे इसको बनाने के लिए, जरूरत पड़ी तो हम और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम पे नहीं जाइएगा, लेकिन बनाना शुरू जरूर करना है। पहली चीज ये कि यू हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट वेबसाइट ऑफ योर विलेज। आपका जो गांव है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो शहर है, उसके ऊपर आपने एक मुकम्मल वेबसाइट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल कोई दादू का है, या मिट्टी का है, या सेवण का है, या मीर हाला शहर का है, ठीक, या शहदादकोट का, कंबर का, या लाड़काने का, मीरपुर खास का। फॉर एग्जाम्पल आप अपने शहर की अब आपने पूरी वेबसाइट बनानी है। उसमें आपने लिखना है कि भाई मेरे, अगर मैं सेवण ही उठाऊं तो सेवण में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट विद मल्टीपल डिफरेंट लिंक्स कि यार अपना सेवण, तो सेवण में लाल शहबाज कलंदर, उसके अलावा और कौन सी जगह है घूमने लायक, ठीक, एग्जैक्टली। तो जिसका अपना गांव होगा ना उसको ज्यादा पता होगा, तो फिर उसकी तस्वीरें निकाल के रखनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी है, आपको वो वेबसाइट पे डालनी है। इसी तरीके से उस शहर में मेन मॉन्यूमेंट्स, अट्रैक्शंस, बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। सेवण में बहुत पुरानी पुरानी हैं, कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन सी लोकेशंस हैं जहां पे बिल्डिंग्स के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से हम दिखाना चाह रहे हैं। हैदराबाद उठाएं तो हैदराबाद में तो बहुत सारी हैं हमारे पास, पक्का किला है, कच्चा किला है, अपना करोड़ों की मज़ारें हैं, ठीक है, और बहुत सारी जगह है बहरहाल, ठीक है। तो इस तरह से ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग है, ऊपर मोती महल है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम दिखा सकते हैं। इसी तरह मीरपुर खास हुआ, लाड़काना हुआ, लाड़काना में उठाऊं तो फिर मोहनजोदड़ो है, तो मैं वो अट्रैक्शन, अब मुझे उसकी वेबसाइट बनानी। इसी तरह से मार्केट्स, शॉप्स, मॉल्स कौन कौन से हैं। इसी तरह से आपके रेस्टोरेंट्स, फूड कौन से हैं। तो अगर मैं सेवण में जाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे तो पता है कलंदर है, लेकिन खाने की जगह अच्छी कौन सी है, ठीक, अच्छा, एग्जैक्टली। इसी तरीके से बात समझ आई। अब मुझे अपने शहर के बारे में सबसे बेहतर पता हो कि सर मुझे कहाँ पे क्या चीज अच्छी मिलेगी, ठीक। तो मैं अगर सेवण का ही लिखूंगा तो यार सेवण पे कौन सी जगह पे अच्छे खाने मिलते हैं। कढ़ाई एक ही रेस्टोरेंट की अच्छी है, लेकिन दाल रोटी दूसरे की अच्छी है। सुबह में अगर आपको नाश्ता करना तो सर फलाना ढाबा बेस्ट है। तो ये डिटेल्स लो, तस्वीर रखो, ये वेबसाइट पे आपको डालनी है। शाम में बर्गर खाना तो बन कबाब किसका अच्छा मिलेगा, पकोड़े कहाँ पे अच्छे मिलेंगे, ठीक। तो सीरियसली मैं बता रहा हूं। तो इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स हुए, फूड हुआ, मिठाइयाँ हुई। तो अगर मैं दादू की बात करूं तो दादू का कौन सी मिठाई अच्छी है, या मीरपुर खास की मिठाई कौन सी अच्छी है, या लाड़काना की मिठाई कौन सी अच्छी है। तो जो आपका, यू गेट द आइडिया। तो रेस्टोरेंट्स हुए, फूड हुए, कॉर्नर्स हुए, स्टॉप्स हुई, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी शहर के बारे में दे सकते हो, ये आपने अपनी पूरी वेबसाइट बनानी। इसीलिए मैंने कहा 2 से 3 हफ्ते आराम से लगेंगे, बट ये तब लगेंगे जब आप अभी से थोड़ा सा प्लान करना शुरू करो। यार मैंने क्या चीज कैसे बनानी है, कौन सी चीजें रखनी है। अच्छा, इसमें फिर मैंने जो यहाँ पे दिया है, जो प्रोजेक्ट 4 ऑप्शनल। तो आप या 3 वाला आइडिया उठाओ, या 4 वाला उठाओ, या 5 वाला उठाओ, या 6 वाला उठाओ। ये 3-4 आइडियाज डाल दें, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं टूरिज्म वाला ही, लेकिन मेरी कोशिश है कि टूरिज्म वाला ही करें, क्योंकि अगर मुझे वाकई में लाड़काना को प्रमोट करना है तो मेरे पास लाड़काना की कोई अच्छी वेबसाइट नहीं है। हैदराबाद की एक अपनी यूज करते हैं, अपना हैदराबाद.com, ठीक, शायद सुई की, अपना कराची.com भी है, अपना लाहौर.com भी है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर अपना लाड़काना.com है भी नहीं, ठीक है। चले, नहीं होने से मतलब मैं अपनी भी अगर कोई बना रहा हूं तो उसमें कंप्रेहेंसिवली लाड़काना की तमाम तफसीलात हो कि फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स कौन कौन से अच्छे हैं, ठीक, मिठाई वाले कौन से अच्छे हैं, बर्गर वाले कौन से अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स कौन से अच्छे हैं, कौन से होटल पे मुझे अगर रहना है तो मैं लाड़काना के कौन सा अच्छा रखूं, तो ये इंफॉर्मेशन आ जाए। अच्छा, इससे पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग पे थोड़ी सी बात की थी। अब इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट्स। वी विल बी होस्टिंग दीज वेबसाइट्स ऑन सर्वर।
इनिशियली इसको हम फ्री सर्वर्स पे डालेंगे। आगे आई विल ऑल्सो शो यू हाउ यू कैन परचेज योर होस्टिंग स्पेस फ्रॉम वेब सर्वर्स, जैसे GoDaddy हुआ, अपहोस्टर हुआ, link.com हुए, pklink.com हुआ। इस तरह से डिफरेंट सर्विसेज है जहां से आप परचेज करते हैं। तो वो परचेज हम कैसे करें, उनके ऊपर सी पैनल पे काम कैसे करें, डेटा वेबसाइट वहां पे कैसे अपनी होस्ट करें। ठीक है, तो अगर अच्छी वेबसाइट बनाइए, अच्छी वेबसाइट बनाए, अपना डोमेन साल में आई थिंक मिनिमम 6000 पे खर्चा आता है, मिनिमम छोटी लेवल की अगर आपकी वेबसाइट है तो 6000 पे एक साल का होस्टिंग स्पेस का आता है। उससे पैकेज स्टार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड 10 से 12,000 रुपए का एक पैकेज आता है 500 GB का। अगर अपना डोमेन खरीद रहे हो, उस पे अपने कंटेंट अपनी लफ्जों में सारे वेबसाइट डिफाइन की हुई है, तो यू कैन वेरी इजीली गेट इट अप्रूव्ड फॉर एडसेंस मोनेटाइजेशन एज वेल। आप अक्सर वेबसाइट्स पे जा रहे होगे ना, तो उस पे एड्स आ रहे होते हैं नीचे, ये मोनेटाइजेशन कहलाती है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट पर एड्स नजर आएंगे, जितने लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, आपके पेजेस पढ़ेंगे, उतना पैसा आपको मिलेगा। तो अब अगेन मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि इसको एज ए करियर के तौर पे लो। तो वंस यू डेवलप अ वेबसाइट, क्रिएट अ वेबसाइट कि यार मैं इसको प्रोफेशनली बना के लॉन्च करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहड़ का हूं, तो मेहड़ की कोई भी बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं बनी हुई। चले पूरा डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, तो उसकी कोई अच्छी वेबसाइट नहीं बनी हुई। अगर मैं नवाबशाह की बात करूं, तो मुझे नवाबशाह की भी कोई अच्छी वेबसाइट नहीं मिली। ब्लॉग्स छोटे मोटे हैं, खास कुछ भी नहीं। मुझे हाला के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई एक वेबसाइट का नाम पता है हम लोगों को। इवन हैदराबाद में हम रह रहे हैं, हैदराबाद का अपना हैदराबाद मुझे पता है, बाकी मुझे भी ढूंढना पड़ेगी यार हैदराबाद में होटल्स कहां पर हैं, ट्रेन का क्या सेटअप है हैदराबाद का, रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, टायर शॉप्स कहां पर हैं फॉर एग्जांपल, या मैकेनिक्स की शॉप्स जिसे हम कहते हैं। मुझे कोई डॉक्टर्स ढूंढने, तो हैदराबाद में कहां पे कौन सा डॉक्टर बैठता है, लाड़काना में डॉक्टर्स कहां बैठते हैं, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। ठीक है ना, हम दोस्तों को यार फलाना डॉक्टर कितने मिल दो, या साइकोट्रिस्ट हैदराबाद में सुनो कितने। सेम अगर लाड़काना के अच्छे डॉक्टर्स मैं पता तो कर सकता हूँ, या सेवन में अच्छे डॉक्टर कौन कौन है, कहाँ पे किसी बंदे की अच्छी क्लिनिक है, तो मैं उसकी वेबसाइट्स बनाऊं, वेबसाइट पे वो डेटा रखूं, फिर वहां से ट्रैफिक में अपनी तरफ लाऊं। जितने लोग आपकी वेबसाइट को व्यू करेंगे, यू कैन इजीली गेट इट मोनेटाइज। अगर आपने अपना डोमेन लिया हुआ है तो मेरा7.com, ठीक, मेरा7, क्योंकि आपने अपना डोमेन लिया हुआ है ना, तो वो बहुत आसानी से एडसेंस अप्रूव करता है। फिर उसमें आप आर्टिकल्स अपलोड करते हो, जितने ज्यादा पेजेस बनाए होंगे, आर्टिकल्स आपने डाले होंगे मुख्तलिफ चीजों के बारे में, उतने लोग आपकी तरफ आएंगे, जितने लोग ज्यादा आएंगे उतना पैसा बढ़े। सिंपल बेसिक रूल ये, यस पैसा कमा, बिकॉज इवेंचुअली 4 साल पढ़ने का मकसद ये कि नौकरी उठानी है। तो मैं वही कह रहा हूं कि 4 साल पास आउट होने का इंतजार नहीं करो कि पास आउट होने के बाद नौकरी मिलेगी। IT प्रोफेशनल्स शुड ऑलरेडी हैव इन योर प्लेट कि मुझे क्या करना है। फ्रीलांसिंग इज अ वेरी फैंटास्टिक सोर्स। इसी तरह से ब्लॉगिंग भी है। ब्लॉगिंग क्या होती है, किसी ने की है, आर्टिकल्स लिखते हैं ना अखबारों में, ठीक, तो हम कहते हैं यार मैं अखबार में आर्टिकल लिख रहा हूं। यही ऑनलाइन आप खुद का ब्लॉग बना सकते हो। blogger.com पे चले गए, wix.com पे चले गए, tumblr.com पे चले गए, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अक्सर लोग फेसबुक पे लिख रहे होते हैं, ये लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी हुई है, ठीक, कौन इतना पढ़ता है, व्हाट्सएप पे इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं भेजो, वो अपना एक वेबसाइट बनाओ ब्लॉग के, या तो डोमेन खरीदो तो और भी अच्छी बात है, उस पर हम अपनी मर्जी का आर्टिकल लिख रहे होते हैं, जिसको आप रिव्यू आर्टिकल भी कहते हो। यार आज मैं हैदराबाद दरबार में खाना खाने गया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, माहौल बहुत अच्छा था, पर फूड में मजा नहीं था, खाना ये था, ऐसा था, मैंने बड़ी पूरी तफसील तरह कहानी उस पर लिखी। ये कहलाता है ब्लॉग, राइटिंग योर आर्टिकल। मैंने कोई किताब पढ़ी, उस पर आर्टिकल्स लिखे। तो हर किसी का अपना एक एरिया होता है, कुछ लोग किताबों पे लिखते हैं, कुछ लोग सियासत पे बात करते हैं, कुछ लोग फैशन पे करते हैं, कुछ लोग डिजाइन पे बात कर रहे होते हैं, कोई हेल्थ पे बात कर रहा होता है। इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉग्स बने हुए हैं। ब्लॉग के ऊपर भी बहुत सारा पैसा ट्राइवर्ड होता है। आपकी फेसबुक पे एड्स आते होंगे, ठीक, फलानी दवा खाएं मोटापे से पूरा निजात पाए, आर्टिकल पढ़ने के लिए हैरत अंगेज, क्लिक किया तो आधे पेज पे तो एड्स आ रहे होंगे, जहाज उड़ रहे हैं, बिल्डिंगें आ रही हैं, यूनिवर्सिटी के एड्स हैं, फिर नीचे लिखा होगा अदरक खाओ चाय में मिला के। मैं कहा ये तो घंटा पहले पता था, ठीक। ये क्या हुआ, क्लिक बेट कहलाता है, इसको कहते हैं क्लिक बेट। आपका मछली को दाना डाला जाता है ना, ऐसे डाला जाता है। इमरान खान ने हैरत अंगेज काम कर दिया, मुल्क के सारे मसले खत्म हो गए, नीचे जानिए, मुल्क के मसले खत्म हो गए कैसे, ठक
600 बंदों की जगह पे 6 लाख बंदों ने क्लिक कर दिया। बंदे ने ये लिखा होगा कि सऊदी अरब से कर्जा मिल गया, मसला हल हो गया, तो हमें वैसे ही पता चल गया था। पर हुआ ये कि उसने क्लिक बेट में आर्टिकल बनाया, अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा, उस पे उसने मोनेटाइजेशन इनकी भी है। 6 लाख लोगों ने उस पे जाके ठक 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 किया, क्या कर दिया मेरा मन लिख के जल्दी। उसके पास व्यूअर्स मिल गए, बच्चे को पैसा मिल गया। ठीक, एंड दिस इज द गेम दैट अभी नेक्स्ट टाइम जब भी फेसबुक खोलो आपको स्पॉन्सर्ड ऐसे न्यूज आर्टिकल्स के ऐड आते रहेंगे। स्पॉन्सर्ड अगर ऊपर लिखा है तो मतलब एक्चुअली वो लोग फेसबुक को पैसा देते हैं कि मेरा ऐड करके ये न्यूज चलाओ। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये कि फेसबुक न्यूज करके उसको चलाता है। उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, वहां पे ऐड डाल के आपको दिया जाता है। वो 10,000 पे फेसबुक को देते हैं, उस 10,000 की जगह पे 20 लाख लोग उसके वेबसाइट पे जाते हैं, वो 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। एंड पीपल आर अर्निंग बेचाक किस्म के पैसे। पाकिस्तान का फेमस एक यूट्यूबर है वीडियो वाली सरकार, मैंने पहले दिन बताया था, 24 लाख मंथली उठाता है, 24 लाख मंथली उठाता है। नादिर अली इनका तो कहते हैं, नादिर अली हुआ, जैद हुआ, ये तकरीबन आजाद चाय वाला 50 से 60 लाख मंथली उठाते हैं। 50-60 लाख मंथली सिर्फ यूट्यूबिंग से, सिर्फ यूट्यूबिंग से। अभी तक भी हम लोग इसको ना समझते हैं कि यूट्यूब सिर्फ मेरे लिए, घर वाले डांटते हैं कि यार सारा दिन यूट्यूब पे हो। यूट्यूब इज अ प्रोफेशनल जॉब इंडस्ट्री। ब्लॉगिंग, वेबसाइट क्रिएशन इज अ प्रोफेशनल जॉब इंडस्ट्री। फेसबुक मार्केटिंग प्रोफेशनल जॉब इंडस्ट्री है। ये सारा ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको बेटा सीखो, बहुत मुफीद रहोगे। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट करके एक चीज है, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, इसके बारे में हजरत यूट्यूब पे जाओ, वीडियो लेक्चर्स देखो, हजारों पढ़े, उर्दू में पढ़े, थोड़ा सा कोर्स करो, लाखों रुपए लोग उठा रहे हैं। मेहनत जरूर लगती है, टाइम देना पड़ता है। यूट्यूब के ऊपर लोग लाखों रुपए उठा रहे हैं, मेहनत जरूर लगती है, टाइम लगता है। जॉब करके करोगे अभी से तो बहुत सक्सेसफुल होगे। तो पढ़ना अपनी जगह पर है। ये सारा बताने का मकसद है कि जब तक आपका फाइनल गोल जहन में नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो ये कुछ वेबसाइट्स का आइडिया दिए हुए हैं, इसके बारे में अभी से पढ़ना, थोड़ा सोचना शुरू करो कि हमने क्या बनाना है। मैं रेकमेंड गांव के लिए इसे करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा एरिया हमें मिला नहीं, तो मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही बना लूं, तो अभी मैं बहुत सारा कंटेंट बना सकता हूँ, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। 3-4 दोस्त मिलकर भी हम बनाए तो आगे चल के इसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसी की वीडियोस अपने शहर के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो वीडियोस यूट्यूब पे रखें, वहां पे डाइवर्ट करें। उससे मैं चैनल से भी उठाऊंगा, ब्लॉग से भी उठाऊंगा, फेसबुक से भी उठाऊंगा। फिर अगर वेबसाइट पॉपुलर हो गई तो शहर की इश्तेहार अलग आएंगे, एफिलिएटेड मार्केटिंग अलग आती है, एडवर्टाइजमेंट अलग आती है, ब्रांडिंग अलग आती है। 5 घी उंगलियां जो है घी में, ये आईटी प्रोफेशनल्स की इस टाइम एग्जांपल ये। अगर उसको समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, यूट्यूब हुआ, टिकटॉक हुआ, ये स्नैक वीडियो हुआ, ये सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं है। इस पे अगर क्रिएटिव कंटेंट बनाने बैठे तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो वेबसाइट अपनी हो, उस पे मैं डेटा रखूं, यूट्यूब पे उससे रेलेवेंट वीडियो बनाऊं, वेबसाइट को मैं प्रमोट करूं, फेसबुक पेजेस बनाऊं, वहां से ट्रैफिक लाऊं, मैं हर तरफ से पैसा उठा सकता हूं। इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर वक्त रहा तो